हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट नंबर 4 यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट। इससे पहले आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं। कुल मिला के लगभग 10 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें आप 3 कॉन्टिनेंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोप। कम से कम 3 क्लासेस हमारी यहाँ लगनी हैं। मैं आपको जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आज बता रहा हूँ वो सब साफ हो जाएगा अगर आप यूरोप का पॉलिटिकल मैप और हाइलाइटर हाथ में लेकर नहीं बैठते। तो ध्यान रखिए, एक पॉलिटिकल मैप यूरोप का होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें यूरोप के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत सारी पूछी गई हैं और बहुत सारी भविष्य में पूछी भी जा सकती हैं। तो कहाँ है यूरोप? जी, ये है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट अफ्रीका से ऊपर है। ये आपका याद होगा तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, पूर्वी गोलार्ध। ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है। तो यूरोप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यूरोप पड़ेगा। और चूंकि हम किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हैं तो कुछ बातें हम करते हैं कि सबसे पहले इसकी आउटर फ्रेमिंग देख लें। अगर यूरोप कॉन्टिनेंट की आउटर फ्रेमिंग देखूं तो ये सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग या भूमध्य सागर है, इनकी मेडिटेरियन सी। ये पश्चिमी पार्ट है, इनकी वेस्टर्न पार्ट। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है। ये ऊपर बर्फ जमी दिख रही होगी आप लोगों को। ये आर्कटिक ओशियन है, यानी कि नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। तो इधर आर्कटिक हो गया, इधर अटलांटिक हो गया, नीचे भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी हो गया, और इधर जो है इधर पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि इधर ये लैंड पार्ट से एशिया कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई भी डेजर्ट मरुस्थल नहीं है। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको अनेक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुलिया मिलेंगे। यूरोप कॉन्टिनेंट में दुनिया में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब दुनिया में सर्वाधिक लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में ही जीते हैं। और एक और बात कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा है। पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरा सबसे बड़ा है, यानी कि इससे बड़े कौन है? एशिया और अफ्रीका, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छठा सबसे बड़ा है, यानी कि इससे छोटा सिर्फ एक है, ऑस्ट्रेलिया। कुछ विद्यार्थी ध्यान दें, बहुत सारे विद्यार्थी गलती करके आते हैं कि जो अंटार्कटिका है उसको यूरोप से छोटा बताते हैं, जबकि अंटार्कटिका यूरोप से बड़ा है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, और सातवां नंबर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। तो ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। आज थोड़ा मैं आपको इसकी आउटर फ्रेमिंग पढ़ाऊंगा कैसे, बस पहले जान लीजिए आप बात को कि मैं यहाँ से शुरू होऊंगा ऊपर से, ये पूरा यूं घूमता 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 आपको यहाँ लाके छोड़ दूंगा आज। तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा, मैप में इसी तरीके से चलना मेरे साथ। मैप देखते जाना, मैं इधर से बताता जाऊंगा कौन सी जगह किसके लिए फेमस है। मतलब साफ है कि हमारा मूड भी साफ है कि हमने चलना इस तरीके से आज। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे एक देश मिलेगा, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। रेकजाविक, ठीक है जी। मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ मिला आइसलैंड, उसके बाद मिला नॉर्वे, उसके बाद मिला आपको स्वीडन, और उसके बाद मिला फिनलैंड, और उसके बाद मिला डेनमार्क। इन 5 देशों को जोड़ दीजिए, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इन पांचों को मिला के बोलते हैं स्कैंडिनेविया कंट्री, स्कैंडिनेवियन देश। बहुत बहुत सवाल बना है कि स्कैंडिनेविया में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं। कई बार सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेविया में नहीं आता, तो 5 ये, बाकी आपको बाहर से दे सकता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं 5, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए कि जो आइसलैंड है इसकी राजधानी रेकजाविक है। मैं फिर बोल रहा हूं, रेकजाविक। दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी रेकजाविक है, यानी कि वर्ल्ड नॉर्देस्ट कैपिटल इज रेकजाविक, यानी कि इसके उत्तर में कोई राजधानी आपको नहीं मिलेगी। इस बात को समझिए। और दूसरी एक और बात, आइसलैंड में आपको बर्फ बहुत मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको वोल्केनो बहुत मिलेंगे। आइसलैंड की बनावट अजीबोगरीब सी है, एक तरफ तो बर्फ पड़ी है, दूसरी तरफ गर्म पानी के फुहारे आपको मिलेंगे। नॉर्वे मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं, सन ऑफ मिडनाइट क्यों बोलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, नॉर्वे के यहाँ पर एक पोर्ट पड़ता है, हैमरफस्ट, हैमर पोर्ट।
अपने मैप में जरूर देखिए मिलेगा। हैमर फर्स्ट बंदरगाह मिलता है, दुनिया का उत्तरतम बंदरगाह, वर्ल्ड नॉर्थेस्ट पोर्ट इज अ हैमर फर्स्ट पोर्ट इन नॉर्वे कंट्री। उसके बाद हमें मिला स्वीडन। स्वीडन के बाद आपको मिलेगा फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहते हैं, अ कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। ध्यान रखिए, फिनलैंड को 1000 झीलों का देश, अ कंट्री ऑफ 1000 लेक्स बोलते हैं। बट दुनिया में सर्वाधिक लेक्स कहाँ हैं? तो कनाडा में, मैं आपको पढ़ा चुका था पहले ही। इसके बाद नीचे डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पनीर और मक्खन बहुत बहुत बढ़िया है। ध्यान रखिए, दुनिया में सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत करता है, लेकिन मक्खन और पनीर के मामले में डेनमार्क प्रसिद्ध है। राजधानी कोपेनहेगन है, और कोपेनहेगन जो है यहां पर आपको मिलेगा बाल्टिक सी, यहां मिलेगा नॉर्थ सी। बाल्टिक से नॉर्थ सी जाने के लिए कोपेनहेगन होकर जाएंगे आप लोग। तो कोपेनहेगन को बोलते हैं बाल्टिक सागर की कुंजी, अ की ऑफ द बाल्टिक सी। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी को कहते हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ा चुका था कि फेमस जो अक्षांश थे, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है। इसके बाद ये जो है ये 66.5 डिग्री अक्षांश है, ये इसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। देखिए नाम भी लिखा है यहाँ पर, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल यूरोप, देखिए यूरोप से विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों में से कोई भी नहीं जाएंगी, क्योंकि तीनों अफ्रीका से जा चुकी थी। अफ्रीका यूरोप के नीचे ही है, तो यहाँ से जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि आर्कटिक सर्कल। अब सवाल पूछेगा कि आर्कटिक सर्कल कितने देशों से जाता है? चलिए चेक करते हैं। आइसलैंड यस, नॉर्वे यस, स्वीडन यस, फिनलैंड यस, और उसके बाद रशिया। तो 4 देशों से जाता है आर्कटिक सर्कल। कौन कौन से हो गए? आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और फिनलैंड हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सवाल पूछा गया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, दोनों के बीच एक खाड़ी है, गल्फ ऑफ बोथनिया। बोथनिया खाड़ी बहुत पूछा गया है कि बोथनिया की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्वीडन और फिनलैंड को। फिर देखो नीचे गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करती है। फिनलैंड को एस्टोनिया से अलग करती है फिनलैंड की खाड़ी। फिर एक और मिलेगी आपको नीचे, गल्फ ऑफ रीगा। रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया को अलग करती है। ये मैच करने के लिए बहुत बार आता है कि बोथनिया की खाड़ी किसको किससे अलग करती है? स्वीडन और फिनलैंड को। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया को अलग करती है, और रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया को अलग करती है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको मिला है बाल्टिक सी। ये बाल्टिक सी है, तो ये फिनलैंड खाड़ी जब हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। इस बाल्टिक सी के साथ 3 देश हैं, ये तीनों देश रूस से अलग हुए हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तीनों देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों को मिला के बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज, बाल्टिक देश। याद रखिए, बाल्टिक सागर से अन्य देशों की सीमा भी लगती है, लेकिन बाल्टिक देश सिर्फ 3 देशों को बोलते हैं। कौन कौन से हो गए? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तीनों रूस से अलग हुए हैं। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था, कुल 15 देश इससे अलग हुए थे। इनमें से ये 3 देश बाल्टिक देश कहलाए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 12 देश और जगह हैं जो रूस सोवियत संघ से अलग हुए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 सारे दिखाऊंगा जरूर आगे चलकर। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बाल्टिक देश के बाद ये पोलैंड की सीमा भी बाल्टिक से लगती है, फिर जर्मनी की सीमा भी लगती है, लेकिन मैंने बोला कि बाल्टिक देश सिर्फ 3 ही हैं। आप 3 देशों को ही बाल्टिक देश कहेंगे। जर्मनी, जो आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बड़ा रीज़न जर्मनी था, हिटलर, है ना। और 1961 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर एक बीचों बीच दीवार खींची गई थी, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार क्या थी कि बर्लिन से इधर का क्षेत्र जो होगा वो पूंजीपति यानी कि पूंजीवादियों के पास था, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमियों के पास था, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन के पास। जो ये वाला पार्ट था ये रशिया के पास था, इसको कम्युनिस्ट बोलते थे। तो दोनों के बीच दीवार आ गई, बर्लिन की दीवार 1961 में खींची गई। 1989 में दीवार गिरना शुरू हुई। 1991 तक सोवियत संघ टूट गया, बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई। बर्लिन की दीवार तोड़ने के बाद पूरा जर्मनी फिर से एक हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जर्मनी के बगल में है पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री को बोलते हैं ऑर्डर बीस। ऑर्डर नदी बहती है यहाँ पर।
वो दोनों के बाउंड्री पर बहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्डर बीस। एक और नाम भी इसका, इनकी बाउंड्री को हिंडनबर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना, इनकी बाउंड्री को हिंडनबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा इधर जर्मनी की बाउंड्री फ्रांस से भी लगती है। फ्रांस से जो बाउंड्री लगती है उसको मैग्नी जाट कहते हैं, मैग्नी जाट। ध्यान रखिए, ऑर्डर 20 जो है वो पोलैंड के साथ है, और जो फ्रांस के साथ इसकी बाउंड्री लगती है उसको हम बोलते हैं मैग्नी जाट बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो जर्मनी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नहर मिलेगी, कील नहर। कील नहर जो बाल्टिक सी को जोड़ती है नॉर्थ सी से, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कील नहर किसको किससे जोड़ती है? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ती है। दुनिया की सबसे बिजी नहर कील नहर जर्मनी में है। वर्ल्ड बिजी कैनाल इज अ कील कैनाल। मैंने आपको स्वेज बताई थी, स्वेज इसके बाद है, लेकिन सर्वाधिक बिजी जो है वो कील नहर है। अगर आपको नॉर्थ सी, बाल्टिक सी से, यानी कि बाल्टिक सी से आपको नॉर्थ सी आना है तो आपको कील नहर होकर आना पड़ेगा, या दूसरा एक और रास्ता भी है। अब बाल्टिक सी इधर है, नॉर्थ सी इधर है। अगर आप इधर आना चाहते हैं, एक तो कील नहर हो गई यहाँ पर फिर आप डेनमार्क होकर आ सकते हैं यहाँ से। और डेनमार्क में यहाँ पर एक जगह पड़ती है, डेनमार्क और जर्मनी दोनों में है एक प्रायद्वीप, उसका नाम है जटलैंड प्रायद्वीप, जटलैंड पेनिनसुलर। सवाल पूछेगा कि जटलैंड प्रायद्वीप कितने देशों में है, तो 2 देशों में है, डेनमार्क और जर्मनी के बीच। अगर आप बाल्टिक सी से नॉर्थ सी आना चाहते हैं तो कील नहर पकड़िए या फिर जटलैंड होके आइए, और यहीं पर आपको डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन मिलेगी। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी, की ऑफ द बाल्टिक सी भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जर्मनी के बाद ये कुछ अगला डायग्राम है, ये छोटे, ये आपको ऑर्डर 20 मिला था, ये मैग्नी जाट लाइन है, मैंने आपको पढ़ाया अभी। फिर ये कुछ छोटे छोटे देश आ जाते हैं आगे चल के, फिर फ्रांस। तो 1 बाय 1 सभी पे देखते हैं। इन छोटे छोटे देशों में आ जाओ। सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये 3 नाम जो मैं दे रहा हूँ, तीनों के तीनों नाम याद रखें ना आप लोग। 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला है लग्जमबर्ग, ये आपको नीचे दिखेगा, नीदरलैंड और बेल्जियम। इन तीनों को मिला के बोलते हैं बेनलेक्स कंट्रीज, बेनलेक्स देश बोलते हैं। तो बेनलेक्स में कितने देश हैं? 3 देश। कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनमें से ध्यान रखना कि नीदरलैंड में एक जगह पड़ती है हेग। हेग जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय है नीदरलैंड में हेग। नीदरलैंड का पहले नाम था हॉलैंड, अब नाम है नीदरलैंड। हेग यहाँ पर है, इंटरनेशनल कोर्ट यहीं पर है। 26 जून 1945 को खुला था। ठीक है जी। इसके बाद जो लग्जमबर्ग है, इसको लेकर सवाल बना था, ये जो लग्जमबर्ग देश है ये कितने देशों के बीच है? लग्जमबर्ग 3 देशों के बीच आपको मिलेगा। इधर बेल्जियम है, इधर जर्मनी है, नीचे फ्रांस है। तो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस 3 देशों से घिरा हुआ है लग्जमबर्ग। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है आपका लग्जमबर्ग, बड़ा ही फेमस है। और ध्यान रखिए, इन तीनों देशों को मिला के लो लैंड कंट्री भी बोलते हैं। यहाँ पर खेती कुछ अलग ही तरीके से होती है, मैं जब एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। इन तीनों को लो लैंड कंट्री भी कह देना। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचे फ्रांस, यानी कि फ्रेंच फ्रांस। फ्रांस और जर्मनी के बीच की बाउंड्री मैंने आपको बोला था कि इसको हम बोलते हैं मैग्नी जाट बोलते हैं। ठीक है जी। देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, और रूस का कुछ भाग एशिया में पड़ता है और कुछ भाग जो है वो यूरोप में पड़ता है। लेकिन रूस के बाद सबसे बड़ा जो देश है वो है फ्रांस। फ्रांस सबसे बड़ा है रूस के बाद। और पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा भी फ्रांस है। वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा भी कौन सा है? फ्रांस। तो ध्यान रखिए, पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ा फ्रांस, रूस के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा फ्रांस। इसलिए फ्रांस को बोलते हैं छोटा यूरोप, यानी कि मिनी यूरोप किसे बोलते हैं? फ्रांस। राजधानी पेरिस, पेरिस को फ्रांस का हृदय, हार्ट ऑफ द फ्रांस भी कहते हैं, फैशन की नगरी भी कहते हैं, फ्रांस का सांस्कृतिक गढ़ यानी कि कल्चर सेंटर भी कहते हैं, वर्ल्ड में से वाइन सिटी यानी कि वाइन का शहर भी कहते हैं। ध्यान रखिए,
फ्रांस कृषकों का देश भी कहलाता है, अ कंट्री ऑफ द फार्मर्स भी हम फ्रांस को ही कहते हैं। एक और बात जान लीजिए, इसके नीचे पुर्तगाल और स्पेन है। पुर्तगाल और स्पेन, यहाँ पर एक आपको प्रायद्वीप मिलेगा आइबेरिया, आइबेरिया पेनिनसुलिया। तो इन दोनों देशों को मिला के बोलते हैं आइबेरियन कंट्रीज। अगर आपसे सवाल पूछे कि आइबेरिया प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो स्पेन और पुर्तगाल में है। आइबेरियन कंट्री कौन कौन है? आइबेरियन कंट्रीज स्पेन और पुर्तगीज, इसको हम आइबेरियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद वापस आ जाइए, फ्रांस, ऊपर ब्रिटेन और दोनों के बीच है स्टेट ऑफ डोवर, डोवर जल संधि। बहुत बहुत है महत्वपूर्ण डोवर स्ट्रेट। अनेक बार यहां से सवाल बना कि डोवर स्ट्रेट, देखिए डोवर स्ट्रेट जो है, जो स्टेट ऑफ डोवर है, वो ऊपर नॉर्थ सी और नीचे इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस यानी कि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करेगी और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ेगी आपस में स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है जी। इंग्लिश चैनल को पहली बार तैर के पार किसने किया था? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश चैनल को पहली बार तैर के पार करने वाले भारतीय कौन थे? ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो जी, अब बहुत महत्वपूर्ण बात, ये क्या है? ऊपर आपको मिलेगा स्कॉटलैंड, इधर मिलेगा वेल्स, इधर मिलेगा इंग्लैंड। ये 3 प्रांत हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, राजधानी लंदन। ये आपको नीचे लंदन मिलेगा। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों को मिला दें तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, दैट इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन, राजधानी लंदन। लेकिन यहां पर देखिए आपको, तो यहां पर आयरलैंड मिल रहा है। आयरलैंड को एमरोल्ड द्वीप भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, इसको एमरोल्ड द्वीप भी कहते हैं। आयरलैंड 2 हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और नीचे साउदर्न आयरलैंड। जो साउदर्न आयरलैंड था ये 1949 में आज़ाद हो गया, 1949 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बन गया, राजधानी इसकी डबलिन है। नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रिटेन के पास है। अब देखिए ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन इक्वल टू स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड इक्वल टू ब्रिटेन। लेकिन जब ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हैं तो इसे बोलते हैं यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, और ग्रेट ब्रिटेन इक्वल टू स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। राजधानी है इसकी लंदन। लंदन को विश्व की वित्तीय राजधानी, वर्ल्ड फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। लंदन के पश्चिम से ही ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर जाता है। लंदन 4 बार ज्वार और भाटे के लिए यानी कि टाइड के लिए फेमस है। इसके अलावा आयरलैंड जो है ये, और जो ये जो ब्रिटेन वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच एक चैनल मिलेगा आपको, सेंट जॉर्ज चैनल। ये मेरा जो मैप है बड़ा रंगा हुआ दिख रहा ना, ऐसे ही आपने भी रंगना है, तभी जाके पढ़ाई का उद्देश्य पूरा होगा हमारा। तो आप ग्रेट ब्रिटेन समझ गए होंगे, यूके समझ गए होंगे, और आयरलैंड की स्टोरी क्या है इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पर बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, तो कभी इसको दुनिया की सबसे बड़ी बे मानते थे, लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी बे ऑफ बंगाल को मानते हैं लेटेस्ट डेटा में। ठीक है जी। स्पेन पुर्तगाल पढ़ाया था मैंने आपको, आइबेरियन कंट्रीज कहलाता है। यहाँ से घुमाइए अपना जहाज और घुस जाइए अंदर। यहाँ से आप आएंगे अंदर जिब्राल्टर जल संधि यानी कि जिब्राल्टर स्ट्रेट। उससे पहले एक बात छूट गई है, इसको देख लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन मैंने अफ्रीका में कहाँ से गई थी, पढ़ा दिया था आपको। अब ग्रीनविच लाइन यूरोप से जाती है। देखिए ग्रीनविच लाइन 2 कॉन्टिनेंट से जाती है, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है जी। नीचे अंटार्कटिका से भी है, अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं मानते उसको। तो यूरोप में कितने देशों से जाती है? एक तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, एक फ्रांस हो गया और एक स्पेन हो गया। 3 देश ध्यान रखना, यूके, फ्रांस, स्पेन। यहाँ से जाएगी ग्रीनविच लाइन। ठीक है जी। उसके बाद कुछ और बातें मैं आपको यहाँ तक ले आया था घुमा के भी। ये आपको अटलांटिक ओशन में है, ये भूमध्य सागर पहुँचना है तो आपको जल संधि पकड़नी पड़ेगी, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्टेट भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रेंस की ऑफ द मेडिटेरियन सी। हम किसको बोलते हैं? जिब्राल्टर स्टेट को कहते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक देश भी जिब्राल्टर कहा जाता है कि दुनिया में सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री जिब्राल्टर देश की है। वर्ल्ड मिनिमम कोस्टल बाउंड्री जिब्राल्टर कंट्री, और इस पर अभी ब्रिटेन का अधिकार है, ये भी ध्यान रखिए आप।
ठीक है जी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, भूमध्य सागर पहुंच चुके हैं हम लोग। भूमध्य सागर पहुंचेंगे, ये देखिए भूमध्य सागर बहुत बढ़िया है, लाजवाब, ये मेडिटेरियन सी है ना। तो कहा जाता है कि जो पहले टेथिस सागर था ना, टेथिस सी, उसका बचा हुआ पार्ट ये भूमध्य सागर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो भूमध्य सागर में यहां पर देखिए एक देश मिलेगा फ्रांस के किनारे, मोनाको। मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा, वेटिकन सिटी अभी दिखाऊंगा। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, मोनाको के बाद दुनिया के और जो बहुत छोटे देश हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, इनमें से लिंस्टेन हो गया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एक यहाँ पर आपको और मिलेगा, अंडोला मिलेगा। मैं आपको दोनों 1 बाय 1 दिखा देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लग्जमबर्ग आपको यहाँ दिखाया था, मोनाको ये हो गया। ये चारों दुनिया के बड़े छोटे देशों में से एक है, इनको जानते ही बहुत कम लोग हैं, लेकिन सवाल कई बार इसमें से बन जाता है। ये देखिए, ये है अंडोला। यहाँ पर अंडोला एक देश है जो स्पेन और फ्रांस के बीच पड़ता है, एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत, है ना। पिरेनीज माउंटेन है यहाँ पर एक, उसके ऊपर आपको देश मिलेगा ये। ठीक है जी। इसके बाद जो लिस्टेन मैंने आपको दिखाया था अभी, छोटा सा देश, इधर स्विट्जरलैंड इधर ऑस्ट्रिया, दोनों के बीच है। यहाँ बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन छोटा सा देश है। स्विट्जरलैंड और लिस्टेन की बाउंड्री पर नदी बहती है, राइन नदी, दुनिया की सबसे बिजी नदी है। इस पे बात करूँगा डिटेल में मैं बहुत जल्द ही आकर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब हम थोड़ा सा इटली पहुँचे। इटली की राजधानी रोम है, आप सभी को पता है। तो इटली की में आपको एक शहर मिलेगा वेनिस। वेनिस को द क्वीन ऑफ द एड्रिटिक भी कहते हैं। एड्रिटिक क्या है? एड्रिटिक सागर है, देखिए यहाँ पर, ये इटली के पास जो सी है इसको एड्रिटिक सी कहते हैं। और यहाँ पर आपको इटली का शहर मिलेगा वेनिस, जिसे क्वीन ऑफ द एड्रिटिक भी कहते हैं। वनडे लेवल का सवाल बहुत बार बना है कि क्वीन ऑफ एड्रिटिक किसे बोलते हैं, तो हम जो है वो वेनिस को बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इटली के अंदर आपको एक देश मिलेगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, राजधानी वेटिकन सिटी, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे छोटा देश है, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी सबसे छोटा ये है, पॉपुलेशन और एरिया। और एक याद कीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको लिसोथो दिखाया था, याद है? लिसोथो अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंदर था पूरे तरीके से। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे दुनिया में बहुत कम देश मिलेंगे जो चारों ओर से एक ही देश से घिरे होते हैं। तो लिसोथो उनमें से एक है, और उनमें से वेटिकन सिटी एक है। मैप स्टडी किया करो, यही मैप स्टडी का फायदा होता है। इसके बाद देखिए आपको इसका द्वीप मिलेगा, सिसिली द्वीप, ये बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है इटली का, सिसिली द्वीप, है ना। और इसके बाद यहीं पर आपको मिलेगा लिपारी द्वीप, लिपारी आइलैंड मिलेगा। तो ये सारा मेडिटेरियन सी यानी कि इटली का पार्ट है। ठीक है जी। इटली के ऊपर स्विट्जरलैंड मिलेगा। स्विट्जरलैंड की इमेज मैंने प्रॉपर नहीं ली है, लेकिन आप समझ लीजिए कि स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान भी कहते हैं। यूरोप का खेल मैदान जो है वो हम स्विट्जरलैंड को ही कहेंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखिए एड्रियाटिक सी के बाद एनियन सी पड़ता है। ये देखिए सारे भूमध्य सागर के अंदर हैं। फिर एजियन सी पड़ा, एजियन सी से ऊपर मरमरा सी पड़ा, फिर ब्लैक सी पड़ा। तो मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा मरमरा सी और ब्लैक सी की, और क्या खास बात है। ये था एजियन सी, एजियन सी से आप पहुंचिए सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर ये बना है। और उसके बाद ब्लैक सी। देखिए ये है देश तुर्की, ये तुर्की आपको दिखाई दे रहा है ना, मैक्सिमम पार्ट एशिया में पड़ता है, लेकिन तुर्की यहाँ पर ये जो पार्ट है ये जलसंधि है एक, बास्पोरास। मैं बास्पोरास जलसंधि दिखा दूँ पहले आपको, ये रही बास्पोरास जलसंधि। देखिए ये तुर्की है, ये भी तुर्की है। इस्तांबुल वाला क्षेत्र देखिए, इस्तांबुल जो है तुर्की का वो यूरोप में पड़ता है। इस्तांबुल तक का क्षेत्र यूरोप में है, बाकी तुर्की एशिया में पड़ता है। मतलब एक ऐसा देश जो 2 कॉन्टिनेंट में है। कौन सा है? तुर्की, यूरोप और एशिया में। इस्तांबुल कहाँ है? इस्तांबुल यूरोप में पड़ता है। बीच में कौन सा सागर है? मरमरा सागर है। मरमरा सागर से कहाँ जाना है? ब्लैक सी जाना है। कौन सी जलसंधि पकड़नी है? बास्पोरास जलसंधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बास्पोरास जलसंधि यानी कि बास्पोरास स्ट्रेट किसको किससे जोड़ती है? सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ती है बास्पोरास स्ट्रेट। ब्लैक सी आ गए, ठीक है जी। ब्लैक सी है, सागर है, क्योंकि ये मरमरा सागर से कनेक्ट है, और मरमरा सागर जो है वो एजियन सागर से कनेक्ट है, एजियन सागर मेडिटेरियन से कनेक्ट है, तो ये सागर है। ठीक है जी। उसके बाद ब्लैक सी आ गए। ब्लैक सी में आपको देखिए यहाँ पर एक जगह मिलेगी क्रीमिया। क्रीमिया को लेकर डिस्प्यूट हो चुका है। क्रीमिया यूक्रेन के पास था, रूस ने उस पर अटैक किया, रूस ने अपने कब्जे में ले लिया और रूस को G8 देशों से निकाल दिया गया था इसके बाद। तो क्रीमिया एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुलिया है। कहाँ पर है? ब्लैक सी में है।
किसके बीच विवाद है? तो यूक्रेन और रशिया के बीच विवाद है। ब्लैक सी के ऊपर अजोव सी है। ब्लैक से अजोव सी जाना है तो आप पकड़ना स्टेट ऑफ क्रंच, यानी कि क्रंच जल संधि। क्रंच स्ट्रेट महत्वपूर्ण है। क्रंच जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ब्लैक सी और अजोव सी को जोड़ेगी। ब्लैक सी में गैस के अपार अपार भंडार हैं। ठीक है जी। तो ये आप पहुंचे मरमरा बास्पोरस स्ट्रेट, ब्लैक सी, क्रंच जल स्ट्रेट, अजोव सी। इसके बाद यहां पर आ जाइए कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये सारे जो है ना, ये सारे सी हैं। ब्लैक सी, अजोव सी, सारे सी हैं। कैस्पियन भी सी लिखा है, बट कैस्पियन सी नहीं है, कैस्पियन लेक है। मैं आपको बता दूं। अब आप पूछेंगे सी लिखा लेक कैसे है? देखिए, सी जो होता है ना, वो किसी ना किसी थ्रू अदर सी से या अदर ओशियन से कनेक्ट होता है। जैसे अजोव स्टेट ऑफ करंट से ब्लैक सी से कनेक्ट है। ब्लैक सी बास्पोरस के माध्यम से मरमरा से कनेक्ट है। मरमरा नीचे एजियन सी से कनेक्ट है। लेकिन कैस्पियन चारों ओर से लैंड से कवर है। जो चारों ओर लैंड से कवर होता है, यानी कि जो चारों ओर स्थल से घिरा होता है, उसको सागर ना बोलकर उसको झील बोलते हैं, लेक बोलते हैं। तो कैस्पियन सागर ना होकर कैस्पियन झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, कैस्पियन लेक। यूरोप का सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला बिंदु कैस्पियन सागर। दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कैस्पियन लेक। मैं सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर बोल रहा हूं, मोस्ट सॉल्टेड नहीं बोल रहा। मोस्ट सॉल्टेड बोलूंगा तो वॉन लेक होगी, यानी कि उसके पानी में बहुत खारापन है। लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सी है। ठीक है जी। यूरोप, इधर यूरोप पड़ा, इधर एशिया पड़ा। एक और सवाल कि यूरोप और एशिया के बीच कौन सा सागर है या कौन सी झील है? तो आप बोलेंगे कैस्पियन सी है इन दोनों के बीच। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियन सी पहुंचे। कैस्पियन सी पहुंचने के बाद आप देखिए कि कैस्पियन की सीमा कितने देशों से लगती है, सवाल बहुत पूछता है। कैस्पियन की सीमा ऊपर रशिया से लगती है, इधर कजाकिस्तान से लगती है, इधर तुर्कमेनिस्तान से लगती है, इधर ईरान से लगती है, इधर अजरबैजान से लगती है। तो 5 देशों से बाउंड्री लग रही है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आपको ये कैस्पियन सी है, सॉरी ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी है। दोनों के बीच यहाँ पर आपको एक माउंटेन मिलेगा, कॉकेशस। ध्यान रखना, कॉकेशस को सर्च कर लेना। कॉकेशस माउंटेन आपके फिजिकल मैप में बना होगा। ये कॉकेशस से ऊपर जो है, कॉकेशस से ऊपर, ऊपर यूरोप है, नीचे एशिया है। तो मतलब यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो कॉकेशस पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है जी। कॉकेशस पर्वत रशिया में है, जॉर्जिया में है, आर्मीनिया में है, अजरबैजान में है। रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, इन चारों को कॉकेशस कंट्रीज भी कहते हैं, यानी कि कॉकेशस देश भी कहते हैं। तो कॉकेशस पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करेगा। कॉकेशस देश कितने हैं? 4 हैं। कि कॉकेशस पर्वत किन दो सागरों के बीच है या सागर और झील के बीच है? तो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच है। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये आ गया जी रशिया। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। दुनिया का दूसरा देश जो यूरोप में पड़ता है और एशिया में पड़ता है। तो तुर्की तो था ही था, रशिया भी ऐसा है कि यूरोप में पड़ेगा और एशिया में पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखो एक पर्वत मिल रहा है, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यहाँ पर है। यूराल से इधर का पार्ट एशिया, इधर का पार्ट यूरोप। मतलब वो 2 देश जो यूरोप और एशिया में पड़ते हैं। तो तुर्की हो गया और इधर हो गया आपका रशिया। ठीक है जी। और वो 2 पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, नीचे दिखाया था मैंने आपको यहाँ पर कॉकेशस, और ये हो गया आपका यूराल माउंटेन। रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप वाले पार्ट में पड़ती है। ठीक है जी। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। और उसके बाद दुनिया की पहली साम्यवादी क्रांति, फर्स्ट कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन हुई थी, वो रूस में हुई थी 1917 1917 में, लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। लेनिन, ध्यान रखिए, रूस के एक नेता थे लेनिन, इनके नेतृत्व में पहली समाजवादी क्रांति हुई थी। इसके बाद स्टालिन आए थे। स्टालिन ने बोला था एक देश में समाजवाद का होना जरूरी है। इसी स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। जब 1929 में दुनिया महामंदी में थी तो रूस ने ग्रोथ की, उसके पीछे वजह थी 5 ईयर प्लान्स। द क्रेडिट गोज टू स्टालिन।
इसके बाद जो रशिया था ये बहुत बड़ा था, कभी ये पूरा पार्ट रशिया के पास था। इसको बोला गया जाता था पहले सोवियत संघ, सोवियत संघ, ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे 1990 तक क्या हुआ था कि अमेरिका और रूस दो शक्तियां थी, लेकिन अमेरिकन शक्ति मजबूत हो गई, रशियन पावर कमजोर हो गई, और रशिया का जो संगठन था सोवियत संघ, इससे देश टूटना शुरू हो गए। 1991 के बाद 15 देश अलग हो गए। 3 मैंने आपको दिखाए थे यहाँ पर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 12 आपको ये नीचे मिलेंगे देश, ठीक है जी। इन जो अलग हुए हैं 15 देश, इनका एक संगठन है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसका मुख्यालय जो है वो मिस्क में है। मिस्क जो है वो किसकी राजधानी है, तो बेलारूस की राजधानी है मिस्क। तो आज हमने यूरोप की कुछ बातें पढ़ी थी, बहुत सारी बातें कर दी मैंने। इसके नोट्स बनाने में लगेगा टाइम, ईमानदारी से नोट्स बनाइए। PDF के लिए व्हाट्सअप मत करना भी, क्योंकि PDF लॉकडाउन चल रहा है, स्टाफ नहीं है, तो PDF नहीं बन पाएगी, ठीक है जी। तो खुद भी हाथ थोड़ा हिलाओ, नोट्स बनाओ। एक दो विद्यार्थी बोल रहे सर बोर्ड पे पढ़ाओ। अरे यार बोर्ड पे इतने डायग्राम कहाँ से बना लूँगा मैं, है ना। चलो प्रोजेक्टर से ही पढ़ा दूंगा तो इतना डीपली आपको नहीं दिखेगा। तो ये आपके लिए स्पेशली मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, तो इसी से पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो को, प्रॉपर नोट्स बनाइए। लॉकडाउन खुलते ही लेना है सिलेक्शन, मन में ठान लीजिए। थैंक यू वेरी मच।